बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान अल्प अरसलान पार्ट 2। एक रोज सपहर के करीब ज़िदाक बिन तुगराई, राहिब आरगोस और चरवाहा कासिम उस शाहरा पर सफर कर रहे थे जो अजरबैजान के शहर मोगान से गुर्जिस्तानियों के शहर अंजाज की तरफ जाती थी। एक कोहिस्तानी सिलसिले के बीचों बीच गुजरते हुए अचानक अपने घोड़े की बाग राहिब आरगोस ने खींच ली और उसे रोकते हुए वो ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहने लगा, ज़िदाक मेरे बेटे, वो सामने कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर देखो, एक बहुत बड़ा रेवड़ चल रहा है। यहाँ यकीनन कोई गदड़िया और चरवाहा भी होगा। मैं चाहता हूँ उसकी तरफ जाएं, उससे पानी लेकर पिएं, इस इलाके से मुतालिक उससे मालूमात भी हासिल करें। ज़िदाक बिन तुगराई और कासिम दोनों ने आरगोस की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर वो अंजाज की तरफ जाने वाली शाहरा से हटकर कोहिस्तानी सिलसिले की उन ऊंचाइयों पर चढ़ रहे थे जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा रेवड़ चल रहा था। कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर जाने के बाद वो तीनों अपने घोड़ों से उतर गए। अब उनके सामने करीब ही रेवड़ चल रहा था और वो तीनों अपने घोड़ों की बागें पकड़े उस समत बढ़े थे। अचानक एक झटके के साथ ज़िदाक बिन तुगराई ने अपनी तलवार खींच ली और अपने बाएं हाथ में ढाल संभाल ली, इसलिए कि वो चंद कदम ही आगे बढ़े होंगे कि एक चट्टान की ओर से एक इंतहाई खूनख्वार और बड़ी नस्ल का कुत्ता निकला और बड़ी तेजी से उनकी तरफ लपका था। वो भौंक नहीं रहा था, बल्कि बड़ी तेजी के साथ दुम हिलाता हुआ वो उन तीनों की तरफ बढ़ा था। उस कुत्ते को देखते हुए चरवाहा कासिम खुशी से खिल उठा था और उसके चेहरे पर बेपनाह खुशियां बिखर गई थी। कुत्ता जब करीब आया और उससे निपटने के लिए ज़िदाक बिन तुगराई अपनी तलवार लहराने लगा तो चिल्लाते हुए चरवाहे कासिम ने ज़िदाक को मुखातिब किया, इब्ने तुगराई, अपनी तलवार नियाम में कर लो, अपनी ढाल अपनी पुश्त पर बांध लो, इस कुत्ते पर वार मत करना। तुम देखते नहीं कि यह कुत्ता भौंका नहीं, ना ही इसने हम पर गुस्से और खफगी का इजहार किया है, बल्कि तुम हिलाता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। यह कुत्ता मेरा शनासा है और इसका ताल्लुक मेरे उस रेवड़ से है जिसे हमलावरों ने हमसे छीन लिया था। इतनी देर तक कुत्ता बड़ी तेजी से कासिम की तरफ आया और उसके पांव में अपना सर रखते हुए वो जमीन पर लोटे लेने लगा था। कुत्ते की उस हालत पर ज़िदाक बिन तुगराई ने अपनी तलवार नियाम में कर ली, ढाल पुश्त पर बांध ली। फिर वो और आरगोस दोनों कुत्ते की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, इसलिए कि कुत्ता अजीब से अंदाज में कभी चरवाहे कासिम के पांव चाटता, कभी अपनी गर्दन उसकी टांगों से रगड़ता और कभी उसकी दोनों टांगों के दरमियान लोटे लेने लगता था। चरवाहा कासिम जमीन पर बैठ गया, कुत्ते का सर उसने अपनी गोद में लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए वो बड़ी शफकत बड़े प्यार में कहने लगा, दोस्त, लगता है जिस मुहिम पर मैं निकला हूं मेरी मुहिम तुम आसान कर दोगे। लगता है मेरा खुदा और मेहरबान कुदरत इस मुहिम के सिलसिले में हमारी रहनुमाई पर आमादा है। तुझे देखकर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे मेरा खोया हुआ कोई अजीज मिल गया हो। उस मौके पर ज़िदाक बिन तुगराई ने चरवाहे कासिम को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, बुजुर्ग कासिम, अगर इस कुत्ते का ताल्लुक तुम्हारे रेवड़ से है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यह रेवड़ जो सामने चल रहा है वो तुम्हारा ही हो। अगर ऐसा है तो सुन, हमारा सारा ही काम आसान हो गया है और इस रेवड़ को हासिल करना अब हमारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। ज़िदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू का जवाब कासिम देना ही चाहता था कि अचानक कोहिस्तानी ढलान की तरफ से एक लड़की नमूदार हुई जो अभी बिल्कुल नौखेज थी और बचपन से शबाब में दाखिल हो रही थी। उसके हाथ में एक छड़ी थी। वो खफगी के अंदाज में बार बार अपनी छड़ी जमीन पर मारती हुई उन तीनों के सामने आई। ज़िदाक बिन तुगराई ने बड़े गौर से उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की ख्वाबों के शीश महल में आतिशी गुलाबी और अरगवानी रफाकतों के संदेशों, प्यार के फूलों की महकार और सोचों की ताबिंदगी जैसी पुरकशिश थी। उस लड़की की तरफ देखते हुए ज़िदाक बिन तुगराई चौंक पड़ा, इसलिए कि उस लड़की की तरफ देखते हुए चरवाहा कासिम अजीब से अंदाज में बोल पड़ा, ज़िदाक बिन तुगराई मेरे बेटे, कसम खुदाए वाहिद ला शरीक की, ये लड़की अजीबो गरीब है। ऐसी हसीन, ऐसी पुरकशिश, ऐसी दिल को शाद कर देने वाली लड़की मैंने अपनी उम्र में आज तक नहीं देखी। चरवाहे कासिम की उस गुफ्तगू का ज़िदाक बिन तुगराई कोई जवाब ना दे सका, इसलिए कि जमीन पर अपनी छड़ी मारते हुए वो लड़की उनके सामने आन खड़ी हुई। फिर किसी कदर खफगी और गुस्से का इजहार करते हुए वो कहने लगी, तुम लोग कौन हो और क्यों तुम लोग हमारे कुत्ते पर कब्जा कर बैठे हो? चरवाहे कासिम ने कुछ देर गौर से उस लड़की की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, ऐ अजनबी लड़की, ऐ मेहरबान बेटी, तू देखती है हमने इस कुत्ते को बुलाया नहीं, हम तो अजनबी हैं, मुसाफिर हैं,
वो अंजाज की तरफ जाने वाली शाहराह पर सफर कर रहे थे कि ये सामने चरते रेवड़ पर निगाह पड़ी। लिहाजा मेरे साथी ने कहा कि इस रेवड़ के साथ कुछ चरवाहे भी होंगे, हम चलकर इनसे पानी पीते हैं, फिर इनसे इस इलाके के मुतालिक कुछ तफसील भी हासिल करते हैं। इसके बाद दोबारा अपने सफर का आगाज करेंगे। हम लोग अंजाज की तरफ जा रहे हैं। देख मेरी बेटी, मेरी बच्ची, जिस वक्त हम इस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर आए तो एक चट्टान के पीछे से एक कुत्ता निकला और फिर ये अपनी दुम को हिलाता हुआ मेरे करीब आया, मेरे पांव चाटने लगा और मेरी टांगों पर अपना जिस्म रगड़ने के साथ साथ तू देखती है कि ये कैसे मेरे सामने लोटें ले रहा है। वो लड़की कुछ देर तक कुत्ते की तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर उस समय हल्की सी मुस्कुराहट भी नमूदार हुई थी। फिर उसने चरवाहे कासिम की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, जिस अंदाज से ये कुत्ता आपसे अपनायत का इजहार कर रहा है, ये इस बात की निशानदही और गम्माजी है कि ये कुत्ता पहले से आपका जानने वाला और शनासा है। जो ही आप लोग कोहिस्तानी सिलसिले पर आए, इसने आपको पहचान लिया और आपकी तरफ बढ़ा। ये एक और बात की निशानदही करता है, और वो ये कि ये सिर्फ आपका जानने वाला है। आपके जो दो साथी हैं इनको नहीं पहचानता, इसलिए कि ये सिर्फ आपके कदमों में ही लौट रहा है। देख मेरी बेटी, तेरा कहना सच है। वाकई ये कुत्ता मेरे इन दो साथियों को नहीं पहचानता, ना इन्हें जानता है। ये मुझ अकेले का ही शनासा है। यहां तक कहते कहते चरवाहा कासिम रुक गया, इसलिए कि उसी समय ढलान की तरफ से एक नौउम्र लड़का भी नमूदार हुआ। उस लड़की की शक्ल लड़की से मिलती जुलती थी। लगता था वो उस लड़की का छोटा भाई था। जब वो लड़का करीब आया तो उसकी तरफ इशारा करते हुए वो लड़की कहने लगी, ये मेरा छोटा भाई है, रेवड़ यही चराता है, मैं इसके लिए खाना लेकर आई थी। चरवाहा कासिम थोड़ी देर तक लड़के की तरफ गौर से देखता रहा। फिर दोबारा उसने उन दोनों बहन भाइयों को मुखातिब करके पूछा, देख मेरी बेटी, मेरी बच्ची, क्या तू बताएगी कि तुम लोगों ने ये कुत्ता कहां से हासिल किया? लड़की के बजाय इस बार लड़का बोल पड़ा, मैं देखता हूं कि ये कुत्ता आपसे अपनायत का इजहार कर रहा है। इसका मतलब है ये पहले से आपका जानने वाला है। कुत्ता कहीं से मेरा बाप लेकर आया था, पर इस कुत्ते में एक सिफत है कि ये रेवड़ की देखभाल और निगरानी करने का फन खूब जानता है। उस लड़के की उस गुफ्तगू से थोड़ी देर तक कासिम मुस्कुराता रहा। फिर उस लड़के की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐ फर्जंदे नेकू, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तू हमारी मुलाकात अपने बाप से करवा दे? इस कुत्ते से मुतालिक हम उससे तफसील जानना चाहते हैं, और ये तफसील हमें उस मंजिल तक पहुंचा सकती है जिसकी तलाश में हम निकले हैं। लड़के की बजाय लड़की बोल पड़ी, आप तीनों यहीं रुके, ये सामने हमारी बस्ती है, मैं वहां जाती हूं और अपने बाप को बुलाकर लाती हूं। उसके साथ ही लड़की किसी डरी हुई हिरनी की तरह भागती कुलांचे भरती हुई कोहिस्तानी सिलसिले से उतरकर करीबी बस्ती की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर उस लड़के ने अपने मुंह से मुख्तलिफ आवाजें निकालते हुए कुत्ते को अपनी तरफ बुलाना चाहा, पर वो कुत्ता उसकी तरफ बिल्कुल मुतवज्जह नहीं हुआ और कासिम ही के पास बैठकर उससे अपनी वफादारी खुलूस का इजहार करता रहा। कासिम चूंकि वहां कुत्ते के पास बैठ चुका था, लिहाजा ज़िदाक बिन तुगराई भी हरकत में आया। उसने तीनों घोड़ों की लगामें उतारकर एक पत्थर के करीब उसने रख दी और घोड़ों को चरने के लिए उसने खुला छोड़ दिया। फिर वो और आरगोस भी कासिम के करीब ही जमीन की नंगी पीठ पर बैठ गए थे। लड़का अभी तक अपनी जगह पर खड़ा था। ज़िदाक बिन तुगराई ने बड़े प्यार से उसे मुखातिब किया, मेरे अजीज, मेरे भाई, तुम इस तरह क्यों खड़े हो? हम तुम्हारे लिए ना नुकसानदेह हैं, ना किसी किस्म का खतरा बन सकते हैं। आओ अपने बाप के आने तक यहाँ हमारे करीब आकर बैठो। ज़िदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू से उस लड़के को किसी कदर हौसला हुआ। फिर वो आगे बढ़ा और ज़िदाक बिन तुगराई के करीब बैठ गया था। उस बच्चे को तसल्ली और तशफ़ी देने की खातिर ज़िदाक बिन तुगराई ने पहले अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, फिर बड़ी अपनायत में उसकी तरफ देखते हुए इंतहा दर्जे के नरम लहजे में उससे पूछना शुरू किया, मेरे अजीज भाई, तेरा क्या नाम है? मजहब के लिहाज से तुम लोग कौन हो? ज़िदाक बिन तुगराई के उस सवाल के जवाब में उस लड़के ने पहले उन तीनों का बगौर जायजा लिया। फिर बड़ी जुर्रतमंदी, बड़ी दलेरी का इजहार करते हुए वो लड़का बोल पड़ा, अजनबी, मैं नहीं जानता तुम तीनों कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारे क्या इरादे हैं। मैं ये भी देखता हूं कि तुम तीनों के गले में बड़ी सुनहरी सलीबें लटक रही हैं जो इस बात की निशानदही करती हैं कि तुम नसरानी हो। इसके बावजूद मैं तुमसे खौफजदा होकर गलत बयानी से काम नहीं लूंगा। सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। मेरा नाम बारबक है और हम लोग घर के सिर्फ 4 अफराद हैं। एक मैं, एक मेरी बड़ी बहन जो अभी यहाँ से गई है, उसका नाम रोजबा है, तीसरा मेरा बाप जिसका नाम अली जाक, चौथी मेरी माँ जिसका नाम अनाबेल है।
हम लोग वो सामने दिखाई देती बस्ती के रहने वाले हैं और उस बस्ती का नाम करियाम है। अब तुम मजीद कुछ पूछना चाहते हो तो कहो। बारबक का जवाब सुनकर ज़िदाक बिन तुगराई के चेहरे पर मुस्कुराहट खेली थी। फिर वो उसकी पीठ थपथपाते हुए कहने लगा, नहीं मेरे भाई, हमें तुमसे मजीद कुछ नहीं पूछना। वैसे मैं तुम्हारी दलेरी, तुम्हारी जुर्रतमंदी, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी हकीकत पसंदी को सलाम करता हूं। थोड़ी देर तक खामोशी रही। उसके बाद नौउमर बारबक ने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए पूछना शुरू किया, तुमने मुझसे जो सवाल किया उसका मैंने हकीकत पर मबनी जवाब दे दिया है। क्या मैं तुम लोगों से भी पूछ सकता हूं कि तुम लोग कौन हो, तुम लोगों के नाम क्या हैं और मंजिल किस समत है? इस पर ज़िदाक ने फिर उसकी पीठ थपथपाई और कहने लगा, मेरे अजीज भाई, बस यूं जानो, हमें अपनी जात को गुमनाम रखना ही हमारे लिए फायदामंद और सूदमंद है। लिहाजा तुम हमसे हमारे मुतालिक कोई तफसील ना जानो। इस पर बारबक चुपचाप अपनी जगह पर खामोश हो गया था। थोड़ी देर बाद अपने सामने देखते हुए ज़िदाक बिन तुगराई चौंक सा पड़ा था। उसने देखा वो लड़की जो थोड़ी देर पहले वहां से भागती हुई गई थी, जिसका नाम उसके भाई ने रोजवा बताया था, वो वापिस आ रही थी। उसके साथ एक बूढ़ा मर्द, एक बूढ़ी औरत भी थी। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई समझ गया कि वो रोजबा नाम की लड़की अपने बाप के अलावा अपनी मां को भी साथ लेकर आई है। इतनी देर तक वो तीनों करीब आए और आते ही बारबक के बाप अली जाक ने बुलंद आवाज में सलाम कहा, जिसके जवाब में ज़िदाक बिन तुगराई, आरगोस और चरवाहे कासिम ने भी उससे किसी कदर बुलंद आवाज और बेहतर अंदाज में उसके सलाम का जवाब दिया। सलाम का ये जवाब पाकर ना सिर्फ अली जाक के चेहरे पर सुकून की लहरें बिखरी थी, बल्कि उसकी बेटी रोजबा और उसकी बीवी अनाबेल के चेहरे भी किसी कदर खुशी में खिल उठे थे। फिर अली जाक ने ज़िदाक की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अजनबियों, मैं नहीं जानता तुम लोगों के क्या नाम है, किन सरजमीनों से आए हो, किधर जाओगे, किस मकसद के तहत तुम लोग यहाँ रुके हो। मेरी बेटी ने तुम तीनों से मुतालिक मुझे जो तफसील बताई है उसने किसी कदर मुझे परेशान कर दिया है, लेकिन तुम्हें सलाम कहने के बाद मुझे जो जवाब मिला है, कसम खुदावंदे कुद्दूस की, उसने मुझे काफी हद तक मुतमईन और पुरसकून कर दिया है। अली जाक जब खामोश हुआ तो ज़िदाक बिन तुगराई ने उसे मुखातिब किया, मेरे मोहतरम, आपका बेटा हमें कुछ तफसील बता चुका है। अब मैं जान चुका हूं कि आपका नाम अली जाक, आपके साथ यकीनन आपकी बीवी है जिसका नाम अनाबेल है, दूसरी आपकी बेटी जो बारबक की बहन है जिसका नाम बारबक ने मुझे रोजबा बताया है। सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना पसंद करूंगा वो ये कि आप चारों को हमसे कोई खतरा नहीं, आप यहाँ बैठ जाएं, बस हम थोड़ी सी तफसील आपसे जानना चाहते हैं, इसके बाद यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। आप चारों के लिए तकलीफ का बाइस नहीं बनेंगे। इस पर अली जाक मुंह से कुछ कहे बगैर वहां बैठ गया। उसकी तरफ देखते हुए उसकी बीवी अनाबेल, उसकी बेटी रोजबा भी उसके पहलू में बैठ गई थी। फिर ज़िदाक ने अली जाक की तरफ देखते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज किया, अली जाक, ये जो कुत्ता इस वक्त मेरे साथी के सामने बैठा है, इसके मुतालिक मैं आपसे कुछ तफसील जानना चाहूंगा। देखिए, हमें टालने की कोशिश ना कीजिएगा। आप लोगों से मुतालिक कुछ तफसील हम आपके बेटे बारबक से जान चुके हैं और बारबक हम पर यह भी इंकशाफ कर चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुसलमान हैं। इस बिना पर मैं उम्मीद रखता हूं कि जो कुछ मैं पूछूं उसके मुतालिक आप मुझे सच्चाई से बताएंगे। जवाब में अली जाक थोड़ी देर तक बड़े गौर से ज़िदाक की तरफ देखता रहा। फिर उसने जवाब देते हुए कहना शुरू किया, अभी तक तुम तीनों ने मुझे अपने नाम नहीं बताए, क्या मैं आप तीनों के नाम जान सकता हूं? इसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ज़िदाक जवाब में फौरन बोल पड़ा, बुजुर्ग अली जाक, हमारे नामों को भूल जाएं, यूं जाने हम तीनों बेजरर, बेनाम और गुमनाम हैं, और फिर नाम बता देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। जो तफसील आप बताना चाहते हैं उसके मुतालिक कहिए। जवाब में अली जाक ने फिर कुछ सोचा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर पहले की निस्बत ज्यादा गौर से ज़िदाक की तरफ देखते हुए कहने लगा, नौजवान, मैं जानता हूं तेरी जिंदगी का अभी कोई इतना बड़ा तजर्बा नहीं, तू अभी उम्र के चढ़ते हुए हिस्से में है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम तीनों इस वक्त अपने गलों में सुनहरी सलीबें लटकाए हुए हो, लेकिन खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरा दिल कहता है कि पेश नजर में कुछ और है और पसे मंजर में कुछ और, जाहिर और है, बातिन कुछ और। तुम मानो ना मानो, अपने नाम बताओ ना बताओ, पर मेरे जमीर की सदा, मेरे दिल की पुकार मुझे इस बात पर आमादा कर रही है कि मैं तुम तीनों को अपना मुसलमान भाई समझूं। अपने दिल में यह फैसला करने के बाद अब मैं तुम्हें कुत्ते से मुतालिक तफसील बताता हूं। सुनो, यहां से लगभग 10 मील आगे एक शिकारगाह है। उस शिकारगाह के कुछ मुहाफिज हैं।
शिकारगाह में दाखिल होने के लिए रास्ता बना है। वहां उनकी रिहाइश के लिए छोटी सी एक इमारत है जिसमें वो हमा वक्त कयाम करते हैं। वो तादाद में 4 हैं। ये कुत्ता मैंने उन्हीं से हासिल किया था। उन मुहाफिजों के पास इस जैसे और भी कुत्ते हैं। ये कुत्ते उन्होंने कहां से हासिल किए मेरे अजीज मैं तफसील नहीं जानता। जहां तक इस कुत्ते का ताल्लुक है तो तुम्हारे जिस साथी के पास इस वक्त ये कुत्ता बैठा है, मैं समझता हूं माजी में तुम्हारे इसी साथी का ये कुत्ता रहा है, इसलिए कि जिस अपनाइयत और मानूसियत का इजहार ये कुत्ता इससे कर रहा है वो इस बात की निशानदही और गम्माजी करती है कि इन दोनों के दरमियान एक लंबे अरसे तक रफाकत रही है। मेरे मोहसिन, क्या आप बता सकेंगे कि आपने जिस शिकारगाह का जिक्र किया है उसका मालिक कौन है? बड़े गौर से अली जाग की तरफ देखते हुए जिदाक ने पूछा था। मेरे अजीज, मैं तुम पर यह इंकशाफ करूं कि अंजाज शहर और उसके इर्द गिर्द के दीगर कई शहरों का हाकिम एक शख्स लियांडर है। ये गुर्जिस्तान के बादशाह और हुक्मरान बकरात का छोटा भाई है। इस लियांडर की एक बेटी है जिसका नाम अनास्टा है। यह अनास्टा बला की जुर्रतमंद, जंगजू, तेज तरार, दलेर और शुजा है और इन इलाकों में अनास्टा नाम की लड़की तेगजनी और जंगी सनाई में अपना कोई जवाब नहीं रखती। लम्हों के अंदर बड़े बड़े सूरमाओं, बड़े बड़े जंगजुओं और तेगजनों को यह अपने सामने जेर और मगलूब कर देती है। ये शिकारगाह ज्यादातर अंजाज के हुक्मरान लियांडर की बेटी अनास्टा ही के तसर्रुफ में रहती है। अक्सर व बेशतर अंजाज का हाकिम लियांडर और उसकी बेटी अपने खुद्दाम और साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए इस शिकारगाह में आते हैं। अजनबी, मैं तुम पर यह भी इंकशाफ कर दूं कि अनास्टा न सिर्फ अंजाज के हुक्मरान लियांडर की बेटी है बल्कि उसके लश्करियों की सालार भी है। अब मजीद कहो, तुम क्या पूछना चाहते हो? जिदाक बिन तुगराई की गर्दन थोड़ी देर के लिए झुकी रही। वो कुछ सोचता रहा, फिर दोबारा उसने अली जाग की तरफ देखा। मेरे बुजुर्ग, क्या आप बता सकेंगे कि अंजाज शहर यहां से कितनी दूर है? मेरे अजीज, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि शिकारगाह जिसका मैंने जिक्र किया है वो यहां से 10 मील के फासले पर है। वहां से आगे अंजाज शहर 5 मील है। इस तरह अंजाज शहर यहां से 15 मील के फासले पर है। ये जो बस्ती तुम्हें कोहिस्तानी सिलसिले के करीब ही दिखाई दे रही है, इस बस्ती का नाम करियाम है और इसी के हम रहने वाले हैं। ये बस्ती और इसके आगे चंद मजीद बस्तियां सब मुसलमानों की ममलुकत में आते हैं। आगे गुर्जिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम तीनों की मंजिल क्या है? मेरे मोहतरम, आपसे गुफ्तगू करने से पहले तो हमारी मंजिल यकीनन अंजाज शहर ही था, लेकिन आपसे इस कुत्ते के मुतालिक तफसील जानने के बाद अब पहले हमारी मंजिल शिकारगाह है। इसके बाद हम अंजाज का रुख करेंगे। अपनी जगह से उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए जिदाक ने अली जाग को जवाब दिया था। जिदाक के उस जुमले पर अली जाग ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके बाद उसे मुखातिब करके कहने लगा, ऐ अजीज, तूने अभी तक मुझे अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन मैं तुझे अजीज ही कहकर मुखातिब करूंगा, इसलिए कि ऐसा तुम्हें मुखातिब करना मेरे दिल, मेरे जमीर की आवाज है। गो जो कुछ मैं कहने वाला हूं ऐसा कहने का मुझे कोई हक तो नहीं, फिर भी अपने दीनी जज्बे, अपने जमीर की पुकार और अपने दिल की उठान को सामने रखते हुए मैं तुम तीनों से यह गुजारिश करूंगा कि आज अंजाज की तरफ अपने कूच को मुलतवी रखो। देखो, सूरज ढलकर गरूब होने वाला है। मैं तुम्हें यह पेशकश करता हूं, बल्कि तुम्हें बड़ी आजिज़ी के साथ ये इल्तिमास करता हूं कि तीनों मेरे साथ चलो। आज की रात मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की हैसियत से मेरे यहाँ कयाम करो और कल सुबह अपनी मंजिल की तरफ निकल जाओ। अगर इस वक्त तुम यहां से कूच करते हो तो उस चरागाह तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा खूब गहरा हो जाएगा। हो सकता है वहां जो काम तुम सरअंजाम देना चाहते हो रात की तारीकी में बेहतर तौर पर सरअंजाम ना दे सको, और फिर वहां अपने काम की तकमील के बाद तुम अंजाज की तरफ जाओगे तो रात की तारीकी में वो जगह चूंकि तुम्हारे लिए अनजान होगी, लिहाजा तुम कहां अपने कयाम के लिए कोई मुनासिब कयाम गाहें तलाश करते रहोगे। मैं तुम्हें फिर पेशकश करता हूं कि अभी अंजाज की तरफ अपने कूच को मुलतवी कर दो और मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा। एक मुसलमान की हैसियत से तुम्हारे साथ एक बेहतरीन मेजबान के फराइज अंजाम दूंगा। यह भी यकीन दिलाता हूं कि शिकारगाह के मुहाफिजों को भी मैं तुम्हारे आने की इत्तला नहीं करूंगा जिनसे मैंने ये कुत्ता हासिल किया है। साथ ही मैं तुम्हें यह भी तनबीह करूंगा कि शिकारगाह के मुहाफिज कुत्तों से भी बदतर हैं। अगर तुम उनसे कुछ हासिल करना चाहो तो बड़े तरीके और बड़ी सोचो विचार के साथ उनसे निपटना। मैं फिर कहता हूं, मेरे साथ चलो, आज की रात मेरे यहां बसर करो। तुम्हें अपने साथ ले जाने में मेरे लिए कोई लालच,
कोई लोभ नहीं है, बल्कि यूं जानो ये मेरे उस दीनी जज्बे की पुकार जो तुम्हारे मुतालिक मेरे दिल में अपने इस्लाम का तुम्हारी तरफ से जवाब पाकर उठा था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम चाहोगे ऐसा ही होगा। अली जाग की उस गुफ्तगू के जवाब में जिदाक ने एक निगाह आरगोस और कासिम पर डाली। उसके बाद उसने अली जाग की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मोहतरम अली जाग, हम तीनों तुम्हारे इस जज्बे की कदर करते हैं। तुम्हारे कहने पर हम अपने कूच को आज के लिए मुलतवी करते हैं और तुम्हारे साथ तुम्हारे यहाँ रात बसर करने के लिए तैयार हैं। अली जाग ये जवाब पाकर मुस्कुरा उठा था। बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए वो आगे बढ़ा और जिदाक को अपने साथ लिपटाए हुए उसकी पेशानी चूमी, फिर कहने लगा, मेरे अजीजों, तुम अपने घोड़ों को दहाने चढ़ाओ और इन्हें पकड़ कर लाओ। इतनी देर तक हम चारों अपने रेवड़ को हाँकते हैं और बस्ती की तरफ चलते हैं। जिदाक, आरगोस और कासिम तीनों ढलान की तरफ उतरे। अपने घोड़ों को पकड़कर उन्होंने दहाने चढ़ाए। इतनी देर तक वो चारों भी अपने रेवड़ को हाँकने लगे थे। फिर सब कोहिस्तानी सिलसिले के दामन में करियाम नाम की उस बस्ती की तरफ जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सब रेवड़ को हाँकते हुए बस्ती के शुमाली हिस्से में एक जगह रुक गए। फिर जिस चार दीवारी के सामने रुके थे, बारबक ने आगे बढ़कर उसका दरवाजा खोला। जिदाक ने देखा वो बाड़ा था। उन्होंने रेवड़ के सारे जानवरों को उस बाड़े में बंद करके दरवाजे को पहले की तरह जंजीर लगा दी थी। फिर अली जाक, उसकी बेटी रोजबा, बीवी अनाबेल, बेटा बारबक, उन तीनों को बाड़े के साथ ही जो हवेली थी उसमें लेकर दाखिल हुए। बारबक ने उन तीनों के घोड़ों को पकड़ लिया और हवेली के एक कोने में जो छोटा सा एक अस्तबल बना हुआ था, वहां तीनों घोड़ों को ले जाकर उसने बांध दिया। अली जाक जिदाक, आरगोस और कासिम को लेकर दीवान खाने में दाखिल हुआ, जबकि रोजबा, उसकी मां अनाबेल हवेली के दूसरे हिस्से की तरफ चली गई थी। सूरज अब गरूब हो गया था। शाम के साये गहरे होने लगे थे। दीवान खाने में दाखिल होने के बाद अली जाक ने उन तीनों को मुखातिब किया, मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमानों, तुम तीनों यहां बैठो, मैं थोड़ी देर तक तीनों की खिदमत में हाजिर होता हूं। इतनी देर तक बारबक उनके घोड़ों को बांधने के बाद घोड़ों के साथ बंधे हुए उनके सामान और चर्मी खुरजिनों को भी दीवान खाने में ले आया था। वो सब चीजें उसने एक कोने में रखते हुए जिदाक की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मैंने आप तीनों के घोड़ों को अस्तबल में बांधने के बाद उनके आगे चारा डाल दिया है। आप मुतमईन रहें, मैं और बाबा थोड़ी देर तक आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। फिर अली जाक और बारबक दोनों दीवान खाने से निकलने ही लगे थे कि आरगोस ने अली जाक की तरफ देखते हुए उसे मुखातिब किया, मोहतरम अली जाक, क्या इस दीवान खाने के साथ कोई तहारत खाना भी है? इस पर अली जाक दीवान खाने की मुखालिफ समत जो जगह खाली छोड़ी हुई थी, पुश्ती दरवाजे से उस समत गया। बाहर जाकर कहने लगा, इस समत तहारत खाना है, आप मुंह हाथ धोना चाहें तो यहाँ आपको वाफर मिकदार में पानी मिलेगा। अली जाक के उस सलूक से आरगोस ही नहीं, जिदाक बिन तुगराई और कासिम भी बेहद मुतासिर दिखाई दे रहे थे। फिर जिदाक ने अली जाक को मुखातिब किया, अली जाक मेरे मोहतरम, मैंने बहुत कम मुसलमान आप जैसे देखे हैं जो साल हर साल अंधेरों से उलझकर तारीक जमानों को उजाला बख्श देते हैं, जो पुरहोल धुंधलकों में खलूस की कंदीलें रोशन करके आदम के मुकद्दर को उजालते हैं। आपके इस सलूक को मैं और मेरे दोनों बुजुर्ग साथी कभी फरामोश ना कर सकेंगे। अली जाक जिदाक बिन तुगराई के उन अल्फाज से बेहद खुश हुआ। आगे बढ़कर उसने जिदाक की पीठ थपथपाई और कहने लगा, मेरे अजीज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब आप तीनों दीवान खाने में बैठे, मैं और मेरा बेटा थोड़ी देर तक हाजिर होते हैं। उसके साथ ही अली जाक और उसका बेटा बारबक दीवान खाने से निकलकर हवेली के दूसरे सकूनती हिस्से की तरफ चले गए थे। अली जाक, बारबक, रोजबा और अनाबेल चारों ने जल्दी जल्दी वजू किया। फिर वो मगरिब की नमाज अदा करने लगे थे। नमाज के बाद रोजबा जब मतबख की तरफ जाने के लिए दीवान खाने के पास से गुजरी तो दीवान खाने की दीवार में जो खिड़की थी और जिस पर पर्दा लगा हुआ था, उसके पास वो ठिठकी। थोड़ी देर रुकी, कुछ सोचा। उसके बाद जब उसने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो वो दंग रह गई। उसने देखा अंदर जिदाक बिन तुगराई, आरगोस और कासिम तीनों मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे। ये सूरत हाल देखते हुए रोजबा गुलों से हसीन तर मंजर की तरह खुशगवार, दिल के कोरे कागज पर लिखे मोहब्बत के हरूफ जैसी खुशकुन हो गई थी। सिर्फ चंद सातें वो उस मंजर से लुत्फ अंदोज होती रही। फिर पर्दा गिराकर वो दूसरे कमरे की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरी माँ, जल्दी आइए, देखें मैं आप सबको ऐसा मंजर दिखाऊं जो यकीनन हम सब के खिलाफ तवक्को है। इस पर अली जाक, अनाबेल और बारबक जो मगरिब की नमाज अदा कर चुके थे, वो सामने वाले कमरे से भागते हुए आए। उन्हें पकड़कर रोजबा दीवान खाने की खिड़की के करीब लाई।
खिड़की का पर्दा उसने हटाया। अनाबेल, अली जाक और बारबक ने भी देखा कि वो तीनों इकट्ठे मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे। ये मंजर देखते हुए उन चारों की हालत बेकिनार सहरा में फिजाओं में आते जाते बादलों को तकते किसी ऐसे प्यासे जैसी होकर रह गई थी जिसे लबे दरिया ला खड़ा किया गया हो। वो चारों ऐसे शादाब और खुश हो गए थे गोया बेकैफ ख्वाहिशों को रात की रानी की महक, आंखों को प्यार की नींद, चेहरों को फूलों के रंग और पुरहोल सन्नाटों को सदाओं के उमड़ते गिरदाब मुयस्सर आ गए हों। अचानक रोजबा चौंक सी पड़ी, इसलिए कि उन तीनों ने सलाम फेरा था और सलाम फेरते हुए ज़िदाक बिन तुगराई की निगाह खिड़की पर पड़ी और उसने उन सब को देख लिया था। इस पर रोजबा परेशान हो गई। फौरन उसने खिड़की का पर्दा गिरा दिया। फिर वो अपने बाप, माँ और भाई को लेकर पीछे हट गई। बड़ी तेजी से तकरीबन उन्हें वो खींचती हुई उसी कमरे में ले गई जहां से वो निकले थे। फिर किसी कदर तशवीश का इजहार करते हुए रोजबा अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगी, ऐ मेरे बाप, मैं नहीं जानती इस जवान का क्या नाम है, लेकिन ये बात तो अब तयशुदा है कि वो तीनों मुसलमान हैं। पर एक गलती हुई और वो ये कि इस नौजवान ने हम सबको खिड़की पर खड़े हुए देख लिया है और वो ये भी जान गया होगा कि हमें खबर हो गई है कि वो मुसलमान है और नमाज अदा कर रहे थे। ऐ मेरे बाप, अब हम चारों को इन तीनों से खतरा भी लाहक हो सकता है और वो हमें ठिकाने भी लगा सकते हैं। ऐ मेरे बाप, ये तीनों किसी खास मकसद के तहत अंजाज का रुख किए हुए हैं। किसी मकसद के तहत मुसलमान होने के बावजूद अपने गलों में इन्होंने सोने की बड़ी बड़ी सलीबें लटका रखी हैं। अब जबकि हम पर इनका ये राज अफशा हो चुका है कि वो हकीकत में नसरानी नहीं मुसलमान है, तो ऐ मेरे बाप, मुझे अंदेशा है कि वो हमारे खिलाफ हरकत में आएंगे और हमारा खात्मा कर देंगे ताकि उनका राज राज ही रहे। रोजबा जब खामोश हुई तो अली जाक ने अपनी बीवी और बेटे की तसल्ली के लिए कहना शुरू किया, रोजबा मेरी बेटी, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। कसम रब्बे लाजवाल की, जिस वक्त ये मुझे कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर मिले थे उस वक्त भी मेरे दिल, मेरे जमीर की ये पुकार थी कि यह नसरानी नहीं मुसलमान है। इसलिए कि जिस अंदाज में इन तीनों ने मेरे सलाम का जवाब दिया था वो मेरे लिए इनकी हकीकत को जानने के लिए काफी था। अब जबकि हमने इन्हें नमाज पढ़ते हुए देख लिया है तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये अजनबी नहीं, पराए नहीं, अपने ही भाई बंद हैं। मेरी बेटी मुतमईन रह, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरा दिल कहता है कि मुसलमान होने की हैसियत से ये हम लोगों की अजियत और जिल्लत का बाइस नहीं बनेंगे। रोजबा अपने बाप की उस गुफ्तगू का जवाब देना ही चाहती थी कि दंग और शशदर रह गई, इसलिए कि ऐन उसी लम्हा ज़िदाक बिन तुगराई उस कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ था।